अंतर तो होगा। आप तो बुर्जुआ अमीर लोग हो, लेकिन हमारे जो ये रकाबी है ना, पलटू राम की जो रकाबी है, सब रकाबी में फूटी कौड़ी नहीं है। नवीन जी ना आप रिप्लाई करिए। नवीन जी, नवीन जी अब आप रिप्लाई करिए। समाजवादी पार्टी की सरकार में जहां पर केवल इनके 4 जिलों में बिजली आया करती थी, आज वह गाँव तक आती है। अमित जमाई सुन लीजिए, सुनो ना, अमित जमाई सुन लीजिए आप। अमित जमाई सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी की सरकार में प्रतीक जी 4 जिलों में बिजली आती है, आज गांव में बिजली आती है। पहले ये सोचते थे लोग बिजली कब आएगी, अब लोग सोचते हैं बिजली कब गई थी, इस बारे में चर्चा करते हैं। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी की सरकार में जिस प्रकार से थानों से गैंगस्टरों को, माफियाओं को संरक्षण दिया जाता था, नक्सली अर्बन नक्सलियों को संरक्षण दिया जाता था, उसमें हर गरीब आदमी बचता था। कोई ऐसा व्यापारी नहीं था जिससे ये जो है वसूली ना करते हो, टैक्स ना लेते हो, और उस व्यापारी का असर तो आम आदमी पर पड़ता था। आज वसूली का टैक्स का सारा काम खत्म हो गया। इनके समर्थक बाहुबली और माफिया वो निर्दोष होते चले गए। आज जो है समाजवादी पार्टी अर्बन नक्सलियों और आतंकवादियों को समर्थन नहीं कर पा रही है, इसलिए इनको पीड़ा है। कौन है वो देश के कॉर्पोरेट कंपनियां कि आज चाहे कांग्रेस के लोगों को जब कोई विषय नहीं मिलता, तब जो है वो लोगों को अटकाने। अमित जमाई जवाब आने दीजिए। जी नवीन जी पूरा करिए 5 सेकंड में। 5 ही सेकंड प्रतीक भाई, से ज्यादा लूंगा नहीं, क्योंकि देश की जनता जानती है किस प्रकार से कांग्रेस समाजवादी पार्टी के लोग आतंकवादी अर्बन नक्सली और गैंगस्टरों के साथ खड़े हैं। ये वो उसका सीधा असर आम जनता पे पड़ता है। जब ये टैक्स वसूली के नाम पर जो लोगों से उगाही करते थे, जब वो बंद हो गया व्यापारियों से उगना, तो उसका फायदा आम उपभोक्ता को ही मिलने वाला है, कहीं और जाने वाला नहीं है। जहाँ 4 जिलों में पहले केवल बिजली रहती थी, अब गाँव तक बिजली पहुंचती है। सड़कें आज गाँव तक आदमी जाता कहता है 4 घंटे पहुंचता, पहले 1 दिन लगता था। ये सारी व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश और भारत की सरकार ने की है। नवीन जी हवा में बातें ना करो, उत्तर प्रदेश आओ, टहलाओ, बिजली की क्या मामला है, चाहे ग्रामीण हो या राइट भैया जी, 1 घंटे से 8 घंटे बिजली का है महाराज। ज्ञान मत दीजिए। सिद्धार्थ के पास आना चाहता हूं, और जी सिद्धार्थ के पास आना चाहता हूं। सिद्धार्थ, क्योंकि आप रिपोर्टिंग करते हैं खासतौर से आर्थिक मामलों की, आर्थिक जगत के जानकार है, मैं आप ही के पास इसको रुक के ले आना चाहता हूं सवाल को लेकर कि जो आम जिंदगी है, जो आम लोग हैं, और विजय सरदाना जी दोनों के पास आम लोग जो हैं, जो मैंने जिनका सवाल उठाया था कि आंकड़ों की बाजीगरी में ना जाया जाए, और जो थैला लेके बाजार जाता है, जो घर लौटता है, उसकी बात की जाए, तो उसको चुभता है। तो वो कैसे, वो चीजों पे कैसे वार किया जाए, कैसे सरकार को अवगत कराया जाए, या सरकार अवगत है तो क्या रेमेडीज हैं, और जो क्या आने वाले समय में वो दिखेंगी और दिख सकती हैं? सिद्धार्थ से, क्योंकि खाने के तेल पे तो हमने देखा कि कुछ राहतें सरकार ने दी हैं जो 2022 तक रहेंगी। प्रतीक आप ही ने इसका भी जो है जवाब दे दिया कि क्या करना चाहिए। जब खाने के तेल जो हम आयात करते हैं बड़ी मात्रा में, तो जब वो बहुत महंगा हुआ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तो हमने क्या किया, हमने ड्यूटीज़ घटा दी। तो अब जब क्रूड ऑयल 65 था, 70 था, या उससे और नीचे था, तब अगर हमने इस तरह के ड्यूटीज़ और ये भी ड्यूटी का स्ट्रक्चर जो है एक स्पेशल सिचुएशन में आया था। ये ऐसा नहीं है कि पिछले 15-20 साल में मैंने कभी नहीं देखा कि पेट्रोल डीजल पे इतने बड़े पैमाने पे ड्यूटी लगाई जाए। तो जब आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम $84 पर बैरल तक पहुंच गया हो, और ऐसे जो संभावनाएं यही जताई जा रही कि ये अभी नीचे नहीं आएंगे, हो सकता और बढ़ जाएं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा अब सरकार के पास बहुत ज़्यादा इफ एंड बट है नहीं। धीरे धीरे अब आपको, अच्छा दूसरी बात क्या है कि उस पिछली साल अर्थव्यवस्था एकदम जो है पटरी से उतर गई थी, अब आपकी दोबारा दुरुस्त हो रही है, तो आपका जीएसटी कलेक्शन बेटर हो रहा है। आप बार बार ये कह रहे हैं कि अब जो है सिचुएशन, इकोनॉमी जो है पिक कर गई है, नॉर्मल जो भी आंकड़े देखें, इकोनॉमिक डेटा देखें, जो भी सेल्स देखें, गाड़ियों की जो बिक्री हो रही है, जिस तरह के भी डेटा है जो ये जिससे रिकवरी मोड पे है। हाँ, तो इकोनॉमी रिकवरी मोड पे, और पिकअप जो है तेजी से जो है अब फेस्टिवल सीजन, जो फंडामेंटल चीजें थी जो कि नॉर्मल डेज में दिखती थी, यानी आप डीजल पेट्रोल की तरफ इशारा कर रहे हैं, मैं भी वही जानना चाहता हूं, तो उसको लाया जा सकता है उस स्केल पे? देखिए, अब आपको धीरे धीरे ड्यूटी कम करनी ही पड़ेगी। और प्रतीक, एक बात और हम लोग समझ लें, पेट्रोल और डीजल जो है रेवेन्यू का रिसोर्स नहीं हो सकते। ये एक स्पेशल सिचुएशन थी, हमने लगाया, ठीक है, लेकिन अब जब हमारे को जो फोकस है, और जो शायद सरकार ने किया भी पिछले साल, हमने बड़े बड़े आर्थिक पैकेज अनाउंस किए, और अब अर्थव्यवस्था दुरुस्त हो रही है, तो अपने आप
जीएसटी कलेक्शन रेवेन्यू पिक कर रहे हैं, तो धीरे धीरे इन चीजों को भी आपको विड्रॉ करना ही पड़ेगा, और खासकर ऐसे में जब क्रूड ऑयल बहुत महंगा हो रहा हो। सदाना साहब, आपका क्या सुझाव है खासतौर से, और क्या कहना है खासतौर से जहां तक अर्थव्यवस्था का सवाल है? देखिए, मैं अगर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और पॉलिटिकल इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं तो 4-5 पैरामीटर्स पे हमें पॉजिटिविटी दिख रही है और एक जगह पे नेगेटिव है। एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन, आर्थिक स्थिति में सुधार, यहाँ पे सब आम आदमी भी मानता है कि आने वाले दिन ठीक रहेंगे, सुधार होगा। लेकिन जहां पे आम आदमी आज भी चिंतित है वो है आपका प्राइस राइज को लेके, इन्फ्लेशन को लेके। और मुझे लगता है भारत सरकार को, अगर मेरा आप सुझाव भारत सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं तो मैं ये कहूंगा कि देखिए, आप एक साइकोलॉजिकल लेवल तय करिए पेट्रोल प्राइस का कि भाई आप ठीक है, हमारे रेट बढ़ रहे हैं पिछले 6 महीने से, 3 महीने से, हम कोशिश ये करेंगे कि कुछ भी हो जाए 105 से ऊपर या 110 से ऊपर हम नहीं जाने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। एक जब आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलता है तो आदमी बाकी चीजों पे ध्यान देने लगता है। अभी क्या है, आदमी को सिर्फ यही लगता है कि पता नहीं कल क्या होगा, कितनी महंगाई बढ़ेगी, तो वो जो अपनी स्पेंडिंग है वो और कम कर देता है, जिससे आपका जो ऑफटेक है, कंजम्पशन है, वो कम हो जाता है और आपको जीएसटी कलेक्शन कम मिलेगा, आम आदमी कंजर्वेशन पे चला जाता है। राइट सर। तो मेरा ये कहना है कि आप एक साइकोलॉजिकल मैसेज जरूर दें कि भाई इससे आगे हम नहीं बढ़ने देंगे, और जैसे जैसे बाकी सुधार होंगे हमारा रेवेन्यू सोर्स बढ़ेगा, बाकी सरकार बाकी इनकम सोर्सेज से मैनेज करेगी, लेकिन इससे ज्यादा फ्यूल को लेके कंज्यूमर पे बोझ नहीं पड़ना चाहिए। राइट सर, आज इस सेंटेंस के बाद मैं लूंगा एक छोटा सा ब्रेक के बाद